मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो तो उस केस में ऐसे में क्या चीज? मैक्सिमम और मिनिमा निकालना हो हमें कि कहाँ पे सेम, सबसे ब्राइट सारे बनेगा। फॉर्मूले सेम होते हैं, सारे फॉर्मूले। अच्छा। तो एक काम करना, तू ये सर्च करना, श्रोडिंजर कैट सर्च हाँ करना, वो। इसको यूट्यूब पे हाँ सर्च करना, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, टॉपिक है ना क्वांटम मैकेनिक्स, वो डेविसन जर्मर हाँ। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर टिका हुआ है। तुम जो कंप्यूटर यूज करते हो, जो मोबाइल यूज करते हो, सब कुछ डेविसन जर्मर का जो रिजल्ट है उसी पर डिपेंडेड है ना। एक बार पढ़ना श्रोडिंजर कैट के बारे में। ठीक है, मैं तेरे ओके को सर। वीडियो भेजूंगा, या तो मुझे क्लास के बाद याद लाना, मैं तेरे को वीडियो भेज दूंगा। हाँ सर, वही है ना कि कैट को रेडियो एक्टिव मटेरियल में रख दिया तो 50% चांसेस है वो मरेगी या नहीं। वही है ना। अब तुम हाँ। सुनो, देखो आज हाँ। का अपना टॉपिक है न्यूक्लियाई। देखो ये टॉपिक बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग है ना, तुम्हें अगर आता भी है तो अलग बात है, नहीं आता है तो समझना। देखो कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो कि सोडियम, मैं बोलता हूं कि Na1123, मान लो मैं लिखता हूं सोडियम 1123, और फिर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये एक सोडियम एटम है, मैं न्यूक्लियस नहीं पूछ रहा हूं, ये एक सोडियम एटम है। नीचे लिखा हुआ है 11, ऊपर लिखा हुआ है 23। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर तुम भी सुनो। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस सोडियम में कितने प्रोटॉन है। याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज बेसिकली एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितने इसमें? 11। अगर इस सोडियम के ऊपर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब ना तो ये कैटायन है ना एनायन है, मतलब ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए ना इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये न्यूट्रल है। तो मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कितने? याद रखना, ये आपका मास नंबर है। ये क्या है? मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब होता है, आपका मास नंबर क्या होता है अगर तुम्हें नहीं पता है, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन 11 है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 है, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। तो अगर मैं तुम्हें कोई भी एटम का इस तरीके का कंफिगरेशन दे दूं, किसी भी एलिमेंट का, तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए। ये नीचे वाला जो होता है ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला जो होता है वो होता है आपका मास नंबर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो कि सर हमें एटॉमिक नंबर निकालना नहीं आता या हमें मास नंबर निकालना नहीं आता। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। अगर यही नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, U92 236, आप मुझे बताओ कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है इस यूरेनियम एटम में। तो एक यूरेनियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 236 है ना। नीचे वाला क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला क्या होता है? आपका मास नंबर। तो जनरली एटॉमिक नंबर को डिनोट करते Z से, मास नंबर को डिनोट करते A से। तो A है तुम्हारा मास नंबर, Z है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। तो आप मुझे बताओ कि U92 236 में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितने? 92। और ये न्यूट्रल है, मतलब ना तो इस पे प्लस लगा हुआ है ना माइनस। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 92। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 236 में से 92 घटाओ, ये आ गए तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से अगर तुम्हें इस कंफिग्रेशन दे दी जाए तो आपको एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, मास नंबर निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना आना चाहिए, है ना। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। कोई भी डाउट है नहीं ऋषिता सर, है? क्लियर है। क्लियर है? तो अब तुम लिखो अपनी कॉपी यस में, सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। खुश, कोई डाउट तो नहीं है? भूमित्र, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत आसान है यार, 9वीं क्लास में आता है, मुझे भी पता है। बट क्या होता है, कई बार अपने को नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ वापस। ओके, अगर ये क्लियर है तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। तो किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है ना। तो याद रखना, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में एक आइडिया दिया था। तो कोई तुम्हें पूछे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कौन से एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा है, तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा है। और
जो फॉर्मूला उसने दिया था वो फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। अब तुम सब इसका मतलब समझना, आर का मतलब है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, आर नॉट एक कांस्टेंट है और आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ए, याद रखना, ए है आपका एटॉमिक मास नंबर, ए है आपका, याद रखना ये एटॉमिक मास नहीं है, ये क्या चीज है, एटॉमिक मास नंबर है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पे एटॉमिक मास लिख के आ जाते हैं, नहीं, ये एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखना, मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा ये आसान है, लेकिन एटॉम ए जो है वो क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। खुश, वापस सुनना, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालते हैं, एटम का नहीं, न्यूक्लियस का निकाल रहे हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कौन से एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, ठीक है। यहां पे आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तुम्हें अलग अलग बुक में ये वैल्यू अलग अलग मिलेगी, है ना, कई बुक में 10⁻⁻15 लिखा होता है, कई बुक में 1.3 से मल्टीप्लाई कर रखा होता है। तो जो तुम्हें एग्जाम में मिले तुम्हें वो पुट करना है, अगर नहीं मिले तो ये पुट कर सकते हो। ए होता है, वापस सुनना, ए होता है एटॉमिक मास नंबर, ना कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर होता है। लिख लो इस फॉर्मूले को, लिख लो इस फॉर्मूले को, ए होता है आपका एटॉमिक मास नंबर। कल्पित, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करना, और एटॉमिक मास नंबर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो जैसे मान ले क्लास में 5 लड़के हैं और मान ले 10 लड़कियां हैं, तो इस क्लास का मास नंबर 15 हुआ। और एटॉमिक मास मतलब 5 लड़कों का मास, 10 लड़कियों का मास, सब मिला के जो आएगा वो होगा एटॉमिक मास। मास नंबर मतलब कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये मिटा दूं मैं, मिटा दूं क्या हटा दूं, अरे डायमेंशनली करेक्ट है मेरे भाई, तो मेरे में गलतियां मत निकाल, यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर है, कोई भी नंबर डायमेंशन लेस होता है। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन है ये, लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27, फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियई ऑफ, फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियई ऑफ Al27। चेक करो कितना आएगा इसका आंसर। आपके पास एल्यूमिनियम एटम है जिसका मास नंबर आपको दे रखा है 27, फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियई ऑफ एल्यूमिनियम 27, कितना होगा इसका रेडियस, चेक करो। आर इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, चेक करो कितना होगा, कितना आ रहा है ऋषिता, श्रेया कितना आ रहा है, चेक करो जल्दी। आर नॉट कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15। और चेक करो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है, 27, 27 तो ये कितना आएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, तो ये खाली 3 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, जिसका मास नंबर है ए, तो उसका रेडियस कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है इतनी, ए होता है आपका एटॉमिक मास नंबर, जो मास होता है, मास मतलब ये ऊपर वाला, एटॉमिक मास नहीं, वापस बोल रहा हूं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, अब मेरे मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, सब इस क्वेश्चन का आंसर करना। एक क्वेश्चन है, मैं चेक करता हूं तुम में से किसको इसका आंसर आता है। ये आई थिंक नीट 2012-13 पता नहीं किसी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ C612।
सॉल्व करो, चेक करो, कोई आंसर बोलेगा नहीं, आपको आंसर पता है टाइप कर दो। क्या आंसर आएगा ऋषिता, श्रेया, क्या आंसर आएगा हेतल, क्या आंसर आएगा इसका? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ C612। करेक्ट, श्रेया करेक्ट है। बताओ हेतल क्या आंसर आएगा इसका? कल्पित भाई, मैंने पूछा फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बार बार बाहर गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 0। ये नहीं कि वहां पे तुम 6 पे टिक करके आ गए। ठीक है, ये कंसेप्ट तुम याद रखना। किसी को इसमें कोई डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो। किसी को अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, नहीं सर क्लियर है। कोई डाउट नहीं है तो अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप भी लिख लो अपनी कॉपी में, वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट, मान लो A B C D। ए का स्क्वायर, A⁻⁴, A⁻²/3। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहां पे लिख लेना एज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर, एज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर। क्या आंसर आएगा सोचो, जल्दी ट्राई करो सब लोग। खाली उस रेडियस के फॉर्मूले से बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के स्क्वायर के, A⁻⁴ के, कि A⁻²/3 के, एज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर। आप एज्यूम कर सकते हो कि आपका जो न्यूक्लियस है वो एक स्फीयर है। तो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³। और यहां पे r की वैल्यू पुट करो। r की वैल्यू क्या है? R0 A⁻⁴ का क्यूब। चेक करो तो ये कितना आएगा? 4/3π R0 का क्यूब। और ध्यान से देखो, A⁻⁴ फिर क्यूब, 3 से 3 गया तो क्या बचा? A। तो इसका आंसर क्या है? A। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर क्लियर है। क्लियर है? ये लिख लिया, ये लिख भी लो साथ साथ यार, है ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी तुम्हें तो आएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से सुनो, और इस क्वेश्चन के आंसर में मैं तुम्हें एक ऐसी अच्छी चीज बताऊंगा, तुम सोचते रह जाओगे। तो क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट। प्रूव दैट न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट एज्यूमिंग, अब यहां पे एक एजम्पशन है, एज्यूमिंग मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू m। तो आपको प्रूव करना है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है ना, वो एक कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज ए कांस्टेंट। आपको क्या एज्यूम करना है कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम है, कितना है? m। और रियलिटी में होता भी इतना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम। आप उसको इग्नोर कर सकते हो, इतना कम होता है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले सब मुझे बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है, 9वीं क्लास में आता है ये। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको एक बात तो पता है कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या है? R=R0 A⁻⁴ तो आप मुझे बताओ कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, 4/3π, तो ये हो जाएगा R0 क्यूब, और क्या बचेगा? A।
किसी को इसमें तो डाउट नहीं है। अब देखो मैं मास निकालता हूं। अब क्या निकाल रहा हूं मैं? मास निकाल रहा हूं। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा आप मुझे बताओ। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? ए। और मान लो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है m, तो न्यूक्लियस का मास कितना होगा? a इंटू एम। क्योंकि a है आपका एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मान लो कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर है 27, तो आप मुझे बताओ 27 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास m है, तो टोटल मास कितना होगा? 27m। तो ये आ गया मास। तो आप मुझे बताओ डेंसिटी कितना होगा? मास कितना है? a इंटू एम। और वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। तो a से a गया तो आपका आंसर कितना आया चेक करो, 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। अब आप मुझे बताओ 3 कांस्टेंट है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट है। तो चाहे तुम गोल्ड न्यूक्लियस ले लो, चाहे तुम एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस ले लो, चाहे तुम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लो, सबकी मास डेंसिटी सेम होती है। रेडियस अलग अलग होगा, मास अलग अलग होगा, लेकिन डेंसिटी अलग अलग, डेंसिटी सेम होगी। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। और फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अगर तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो तुम्हें सही में वो चीज अच्छी लगेगी, इंटरेस्ट नहीं है तो वहां कोई नहीं, बोर हो जाना 2 मिनट। लिख लो इसको। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। इस स्लाइड में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। लक्षिता कोई डाउट है? प्रियल कोई डाउट है? पूछो। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तुम्हें पूछना पड़ेगा यार। नहीं सर, इजी है। लिख लो इसको। अब मैं तुम्हें एक बहुत कमाल की बात बताऊं कि यहां पे ये जो डेंसिटी अपन ने निकाली ना, ये जो डेंसिटी, अगर ये सारी वैल्यू पुट करोगे ना तो इसकी जो डेंसिटी आएगी वो ब्लैक होल की डेंसिटी के बराबर है। तो तुम सोचो कि तुम्हारे रूम में इस वक्त जितने एटम्स हैं उतने ब्लैक होल है, क्योंकि हर एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की डेंसिटी करीबन करीबन ब्लैक होल की डेंसिटी के बराबर होती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या तुम्हारे रूम में ब्लैक होल है? हाँ, तुम्हारे रूम में ब्लैक होल है, लेकिन वो इतना छोटा है कि तो वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अब आई डोंट नो तुम्हें ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। एनीवेज अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर ये छोटा एम क्या था इसमें? अपन ने सब इनका मास इक्वल माना था। हाँ, एम लिया था। ओके। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। अब एक चीज आप ध्यान से सुनो। हम दो चीजें निकाल रहे हैं। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं और न्यूक्लियस का मास कैसे निकालते हैं आइडियल आइडियल कंडीशन में। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनना। मान लो एमई जो होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो एमपी जो होता है वो है तुम्हारा मास ऑफ प्रोटॉन। और मान लो जो एमएन है वो है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के मास को मैं डिनोट कर रहा हूं एमएन से, प्रोटॉन के मास को मैं डिनोट कर रहा हूं एमपी से, इलेक्ट्रॉन के मास को मैं डिनोट कर रहा हूं एमई से। अब मेरा क्वेश्चन है ये, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फाइंड मास ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ एक्स जेड ए। तो आपको मैंने एक एलिमेंट दिया और उस एलिमेंट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? एक्स। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब मास नंबर। तो एक तो आपको एटम का मास निकालना है, एक न्यूक्लियस का। तो पहले अपन एक काम करते हैं, एटम का मास निकालते हैं। मास ऑफ एटम। अब तुम मुझे बताओ, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितने? जेड। तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को डाउट तो नहीं कैसे लिखा मैंने? प्लस ए आपका एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पर प्रोटॉन तो जेड है, तो मतलब न्यूट्रॉन कितने बचे? ए माइनस जेड।
इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया। और अगर मैं पूछूं कि बताओ मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, अगर मैं पूछूं कि बताओ न्यूक्लियस का मास कितना होगा, तो सुनो, न्यूक्लियस के अंदर तो खाली प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो कितने प्रोटॉन है, जेड, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और ए एटॉमिक मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, मतलब ए मतलब आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, जेड मतलब खाली प्रोटॉन। तो ए माइनस जेड क्या होगा, खाली न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लिख लो अपनी कॉपी में, ये आपका मास ऑफ न्यूक्लियस आ गया और ये आपका मास ऑफ एटम आ गया। लेकिन होता क्या है कि एटम का मास और न्यूक्लियस का मास करीबन करीबन सेम है। उसका रीजन पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1800, इसको याद रखना। तो सोचो, प्रोटॉन के मास को 1800 से डिवाइड करोगे तब जाके कहीं इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। तो इसलिए क्या होता है, अपन जनरली इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि ना बहुत कम है, इतना कम है उसको छोड़ दो, इसलिए इग्नोर कर देते हैं, है ना। इस कंसेप्ट को तुम याद रखना कि वाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से एटम का मास निकालते हैं, इस तरीके से न्यूक्लियस का। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ये कई बार एमसीक्यूज में आता है, ये आपको ऐसा एलिमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो नहीं पूछो सर, यार प्लीज। क्लियर है सर। खुश, कोई डाउट है, भूमित्र कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन तुम्हें करना है मेरे लिए। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ O816, आइडियल मास। आइडियल मास का मतलब है कि कितना मास होना चाहिए। और आपको मैंने दे रखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.007 U और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008 U। याद रखना, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है। याद रखना, अगर तुम्हें नहीं पता है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, कितना देखो कितना कम है, यू का होता है 10⁻⁻27। तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। तो आप मुझे बताओ कि O816 न्यूक्लियस का मास कितना होगा। सोचो क्या आंसर आएगा। कितना आ रहा है, सोचो। चेक करो, O816 में कितने प्रोटॉन है, 8। और तुम देखो न्यूट्रॉन भी 8 ही है। तो 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 8 तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितना आ रहा है, चेक करो कैलकुलेटर में। 8 इंटू कितना आ रहा है, ये 2.015 हो जाएगा। इतना ही हो जाएगा, 8 इंटू 2.015 U। चेक करो कितना आएगा ये। $16.12 आ रहा है। इतना ही आ रहा है सबका कि किसी का कुछ और आ रहा है। इतना ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, कि तुम्हें समझ में आ गया कैसे निकालते हैं किसी भी न्यूक्लियस का आइडियल मास। आइडियल का मतलब होता है कि भैया होना कितना चाहिए, इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन का इतना, एक का इतना, तो होना कितना चाहिए, इतना। ये है आपका आइडियल मास। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो क्लियर करो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ऋषिता, श्रेया, क्लियर है कि नहीं है, लक्षिता, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ, कि तुम्हें लग रहा है सब ऊपर से जा रहा है। बहुत इजी टॉपिक है यार ये, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आया। लेकिन अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो, अब एक चीज ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो अपनी कॉपी में, आइंस्टीन्स आइंस्टीन्स
मास एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टीन बोलता है कि दुनिया में अगर कोई भी मास है तो उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। आइंस्टीन क्या बोलता है कि दुनिया में कोई भी मास है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी में। और E इक्वल टू होता है mc²। मतलब किसी भी मास m को अगर आप पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दो तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, E। और m आपको किस में लेना है, याद रखना, m आपको kg में लेना है और c आपको क्या लेना है, c होता है आपका 3 × 10⁸। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, ये लिख के, फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी इक्विवेलेंट मतलब है कितनी एनर्जी निकलेगी, ऑफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ऑफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 1 ग्राम सोडियम है तो आपको बताना है कि उसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, चेक करो। E इक्वल टू mc²। तो आइंस्टीन बोलता है कि दुनिया में अगर कोई भी मास m है और अगर आप उसको सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट कर दो तो कितनी एनर्जी निकलेगी, E इक्वल टू mc²। m आपको kg में लेना है, c होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। और फिर मेरा क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपके पास अगर 1 ग्राम सोडियम है तो उसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो जल्दी। यहां पे 1 ग्राम सोडियम दे रखा है ना, इस सोडियम का कोई मतलब नहीं है ना, इस सोडियम का कोई मतलब नहीं है, इस सोडियम का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, वो फालतू ही दे रखा है। तो आपका आंसर कितना आएगा, E इक्वल टू mc²। ये 1 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करो 1/1000 और C की वैल्यू पुट करो 3 × 10⁸ का स्क्वायर। आंसर किस में आएगा, जूल में। आंसर किस में आएगा आपका, जूल में आएगा। कोई डाउट है तो पूछो। तो 3 3 जा 9 × 10⁻16 अपॉन 10⁻3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 × 10⁻13 जूल। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन अब हाँ तुम्हें सर, सॉल्व क्लियर करना है। है, एक क्वेश्चन ओके तुम्हें सर। सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, which will have more energy। ए है आपका 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बी है आपका 1 ग्राम ऑफ हीलियम और सी है आपका 1 ग्राम ऑफ सोडियम और डी है आपका ऑल हैव सेम। क्या आंसर होगा इसका, सोचो, लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। क्योंकि एनर्जी इक्विवेलेंट डिपेंड करता है मास पे, E इक्वल टू mc²। तो भैया आपका एनर्जी सिर्फ मास पे डिपेंड कर रही है। तो चाहे 1 ग्राम हाइड्रोजन को आप एनर्जी में कन्वर्ट करो, 1 ग्राम हीलियम को कन्वर्ट करो या 1 ग्राम सोडियम को कन्वर्ट करो, सब में आपकी बराबर एनर्जी निकलने वाली है। सो आंसर क्या होगा, ऑल हैव सेम। ठीक है, ऑल हैव सेम एनर्जी। कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछो, रेडियस में कोई डाउट है तो पूछो, वॉल्यूम में कोई डाउट है तो पूछो, डेंसिटी न्यूक्लियस से पूछो, तुम्हें मास प्रोटॉन ये सब निकालने में डाउट है तो पूछो, उसके बाद मास कैसे निकालते हैं एटम न्यूक्लियस वो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आज के लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, है ना। सॉरी, न्यूक्लियर खत्म नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा। तो आज के लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, अब तुम ध्यान से देखना। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मास डिफेक्ट। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मास डिफेक्ट। तो अब मास डिफेक्ट होता क्या है, मतलब क्या होता है मास डिफेक्ट। जैसे अपन ने अभी वो O816 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, O816 वाला, और मुझे याद है तुम सबका आंसर आया था 16.12 U। तो ये तो है न्यूक्लियस का आइडियल मास, मतलब यार इतना होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता पड़ता है कि न्यूक्लियस का मास है 16.04 U, है ना। होना कितना चाहिए, इतना, लेकिन है कितना, इतना। तो ये बीच का डिफरेंस कहां गया, होना कितना चाहिए 16.12, लेकिन है कितना 16.04 U। तो बीच का मास कहां गया, बीच का मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो बेसिकली मास डिफेक्ट को डिनोट किससे करते हैं, डेल एम से। और डेल एम होता क्या है, आइडियल मास मतलब कितना होना चाहिए माइनस रियल मास मतलब रियलिटी में है कितना। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ गई फिर? बस कन्वर्ट हो गई, वो जब न्यूक्लियस बना होगा तो इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। तुमने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी आता है, और बॉन्ड एनर्जी हाँ हमेशा नेगेटिव होती है। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, जब बॉन्ड तोड़ना है तो हाँ। आपको एनर्जी देनी पड़ती है। पढ़ा होगा ना बॉन्ड हम्म। एंथैल्पी, हाँ पढ़ा हाँ। होगा। हम्म। तो ओके सर। केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हो, ये न्यूक्लियर बॉन्ड है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच वाले। ओके सर। तो आपका मास डिफेक्ट क्या होता है, कितना होना चाहिए माइनस कितना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये लिख लिया, आप लिख लो इसको। मास डिफेक्ट किसका निकाल रहे, न्यूक्लियस का है ना, ये भूल मत जाना। आइडियल मास माइनस रियल मास। तो अब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड मास डिफेक्ट ऑफ C612 nuclei if its real mass, ये ऐसे ही वैल्यू मैं दे रहा हूं हाँ तुम्हें सिखाने के लिए, इस 12U। आपको दे रखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन है 1.007U और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008U। चेक करो कितना मास डिफेक्ट होगा। चेक करो आइडियल कितना आएगा, कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, आप दिमाग लगाओ। सामने दिख रहा है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो 6 × 1.007 प्लस 6 × 1.008, तो ये क्या आ जाएगा 6 × 2.015। चेक करो ये कितना आ रहा है, 12.09U, ठीक है। और आपका रियल मास 12 है, तो मास डिफेक्ट कितना हुआ 12.09U माइनस 12U, तो कितना आया 0.09U। लक्षिता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बॉन्ड के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है? नहीं देख लक्षिता, एक बात याद रखना बेटा, दुनिया में अगर कोई भी बॉन्ड बनता है ना तो आपकी एनर्जी निकलती है। कैसे निकलती है देख मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूं, मैं तेरे को एक सेकंड एक्सप्लेन करता हूं, है ना, तेरे को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक बार मास डिफेक्ट निकालना आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो लक्षिता, मैं आपको बताता हूं, आप एक काम करना, आपके पास कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, 2 मैग्नेट, और एक लेना नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इन दोनों को पास पास रख के छोड़ देना। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे ना क्या होगा, ये साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाएगी। और ये जब होगा ना कॉलिजन, तो तेरे को साउंड सुनाई देगा, है ना, टक। तो देख जब भी बॉन्ड बनते हैं, जब भी दो लोग एक दूसरे के पास आके बॉन्ड बनाते हैं, या अगर दो चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करके पास में आती है, तो वहां पे क्या निकलती है, वहां पे निकलती है एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा, तो न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर बॉन्ड होता है। तो जब न्यूक्लियस बना होगा तब वहां से एनर्जी निकली होगी। और वो एनर्जी आई कहां से, एनर्जी कहां से आई, देख मास कितना होना चाहिए इतना, लेकिन है कितना इतना, तो जो बीच का मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक लिख लो, फिर अपन क्लास खत्म कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इसको डिनोट करते हैं ईबी से। और बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड when a nucleus is formed, energy released
when a nucleus is formed is called as बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल एम सी स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। और एक चीज तुम्हें बहुत काम आएगी, यू को तुम लिख सकते हो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं इस चीज को, पर एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस बनता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या तुम उल्टा भी समझ सकते हो, अगर कोई न्यूक्लियस है तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। ठीक है, अब 1-1.5 मिनट बचा है, तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की न्यूक्लियर की शीट में तुम्हें भेज दूंगा, है ना? ये लिख लिया? मैं एक लास्ट क्वेश्चन में इसको तुम्हें निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है? ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो। याद है अपन ने लास्ट केस में एक मास डिफेक्ट निकाला था? देखो कितना मास डिफेक्ट आया था, 0.09 यू। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, तो आप लिखोगे डेल एम सी स्क्वायर। और डेल एम को आप क्या लिखोगे? 0.09 यू और सी स्क्वायर। अभी मैंने तुम्हें बताया कि आप यू की जगह क्या लिख सकते हो, 931.5 अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा और आपका आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? डेल एम पुट करना, यू की जगह क्या पुट करना? 931.5 अपॉन सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया और आपका आंसर कितना आएगा? 931.5 इंटू 0.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपके पास मास डिफेक्ट है तो आप क्या निकाल सकते हो? बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो, न्यूक्लियई का मैक्सिमम पार्ट सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, लेकिन जेई नीट जो अपन दे रहे हैं उनको मैं करा दूंगा। एक बार मैं जो आ रहा है वो खत्म कर देता हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब क्या है। जैसे जेई की तो डेट आ गई है, उसका सिलेबस भी उसमें लिखा हुआ है पर साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगा। और जो पार्ट कट गया है वो भी बंद पढ़ लेंगे शाम को 7:30 के आसपास। ठीक है, और कोई डाउट है तो इसमें पूछो। मैं इसकी शीट तुम्हें भेज रहा हूँ आज। इसकी शीट सो अभी क्लास तक, हाँ पूछो। जैसे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन